देखिए बच्चों, याद रखिएगा कि जब भी आप एफ़र्ट करते हैं ना किसी भी काम के लिए, कोशिश करते हैं, तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वो बेहतरीन मुनसिफ़ है। आपको सिला ज़रूर मिलता है जहाँ भी मिले, फिर जिस भी फ़ॉर्म में मिले। कल भी जब मैंने सेशन लिया था आप लोगों का डेमो, तो उसमें मैंने एक बात कही थी कि जब आप लोग ना लाइफ में अपना कोई एम सेट कर लें, अपना टारगेट सेट कर लें, तो उसके बाद ना फिर खुद को बहाने मत बना के दिया करें। आप दूसरों को तो सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन अपनी ज़ात की सेटिस्फेक्शन जो होती है ना वो बड़ी ज़रूरी होती है। क्योंकि दूसरों को कहानियाँ सुना के सेटिस्फाई करना मुश्किल नहीं है, लेकिन क्या जो रीज़न हम दूसरों को दे रहे होते हैं हमारी अपनी ज़ात उससे सेटिस्फाई होती है? तो जब भी आप कोई टारगेट सेट करें अपना लाइफ में, तो फिर उसको क्वालिटी टाइम दें। ये क्वालिटी टाइम को कल थोड़ा सा मैंने डिफ़ाइन करके आपको बताया था कि क्वालिटी टाइम क्या है, कि जिस भी मकसद को आपने हासिल करना है फिर उस पर कंसंट्रेशन और फोकस के साथ आपने काम करना है। मैं बिल्कुल इस चीज़ की फेवर में नहीं हूँ कि आप लोग 10-10 घंटे जो हैं वो बुक्स लेके बैठे रहें। आप लोग चाहे 2 घंटे बैठें, लेकिन क्वालिटी टाइम। अच्छा, तो बस आजकल जो हमारे पास जनरल ख़ुद को देने के लिए रीज़न होती है वो ये होती है कि हमारा तो स्केड्यूल बड़ा बिजी सा है, तो हम टाइम कैसे मैनेज करें। देखिए, इंसान जो है ना बड़ी एक फ्लेक्सिबल नेचर होती है इसकी। आप कर सकते हैं, अल्लाह ताला ने आप में ये एबिलिटी रखी है, तो आप ये कर सकते हैं। ये बातें इररेलेवेंट नहीं है बिल्कुल भी। ये सारी बातें बताने का मकसद है कि नॉलेज के साथ साथ आपको स्ट्रेटजीज पता होनी चाहिए कि आपने करना क्या है। मैं ये बात हमेशा कहती हूँ कि जिस बंदे ने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर होना है, ज़ाहिर सी बात है उसके पास नॉलेज होगा, क्योंकि उसकी कंडीशन ही क्या है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और जिस बंदे ने मास्टर डिग्री कर रखी है तो नॉलेज उसके पास होता है, लेकिन उस नॉलेज को यूटिलाइज़ करना, यहाँ पे फ़र्क होता है सब में। आप लोगों ने कभी नोट किया है, आप लोगों ने अपना आंसर यहाँ पे शेयर करना है मेरे साथ, कि जब एक आप लोग खुद भी, जब आप लोगों ने पेपर दिया होगा 2020 का या 2022 का, जब एग्ज़ाम रूम से आप बाहर आए थे तो आपके फ्रेंड्स ने पूछा होगा कि हाँ भाई कैसा हुआ पेपर, तो क्या आंसर था आप लोगों का? जी बताएंगे आप लोग? आप में से किसी ने दिया है प्रीवियस पेपर? आप में से किसी ने कोई प्रीवियस टेस्ट दिया है? जी मैम, मैंने अटेम्प्ट किया है 2020 का। जी फ्रीहा, जब आप आई थी एग्ज़ाम रूम से बाहर, तो जब आपसे पूछा गया था कि कैसा हुआ पेपर, तो आपने क्या आंसर दिया था? मैम जब पेपर दे के आए थे तब तो यही लग रहा था कि बहुत अच्छा हुआ, लेकिन मेरा क्लियर नहीं हुआ था। चलें, गुड। कि आपका एक मतलब आपको एक होप थी, एक्सपेक्टेशन थी कि आपका पेपर अच्छा हुआ, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा चलें, मेजॉरिटी केसेस में जो हम आंसर सुनते हैं ना, वो ये होता है कि या तो फर्स्ट ये होता है कि टाइम मैनेज नहीं हुआ, मैंने तो इतने सारे एमसीक्यूज़ करने थे बट टाइम ख़त्म हो गया, रह गया। या दूसरा ये आंसर होता है कि प्रेशर बहुत था और प्रेशर की वजह से मुझे तो सारा पेपर मिक्स हो गया। तो ये दोनों आंसर्स नहीं होने चाहिए आपके, ये याद रखिएगा। देखें, टाइम को मैनेज आपने करना था। अब जितने भी कैंडिडेट्स थे वहाँ पे सब ने 100 एमसीक्यूज़ ही अटैम्प्ट करने थे, उन्होंने 90 मिनट्स में करने थे, जो टाइम आपके पास भी था। तो ये हम दूसरों को तो रीज़न दे सकते हैं, लेकिन ये रीज़न नहीं बनती। फिर हम टाइम मैनेज कैसे करें? देखिए, आप लोगों ने भी नोटिस ये बात की होगी कि जो पेपर होता है ना एवरेज, उसमें जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो 7 से 9 होते हैं। बाकी जो 20 होते हैं वो हम जनरल नॉलेज के, और बाकी जो पोर्शन होता है वो थ्योरेटिकल होता है। तो जब आपको एक पेपर मिलता है ना, सबसे पहले इनिशियल 5 मिनट्स में आप उस पेपर को एनालाइज किया करें। जब एनालिसिस आप करेंगे ना, मतलब आप एक दफ़ा थॉरोली उसको देखेंगे, तो आपका बड़ा कॉन्फिडेंस इससे बूस्ट होगा कि मुझे तो इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें पता है, मुझे तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। जब आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा ना, तो फिर वो जो प्रेशर वाला फैक्टर होता है वो ज़रा कम हो जाता है। इसलिए इनिशियली ज़रूर देखा करें पेपर को। फिर जब आप लोग अटेम्प्ट कर रहे होते हैं ना पेपर, तो जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस होते हैं, अब तरतीब से सीक्वेंस के साथ स्टार्ट किया करें, पहली बात तो ये है। और सीक्वेंस के साथ ही साथ फिल करते रहा करें बबल्स। ये मत सोचें कि एक दफ़ा तो मैंने अब पूरे को देखना है, मुझे जो आते हैं मैं उन पे मार्क करूँगा, करूँगी, उसके बाद मैं इनकी फिलिंग स्टार्ट करूँगी। साथ साथ फिल किया करें, टाइम अपना वेस्ट मत किया करें वहाँ पे। जब आप साथ साथ फिलिंग कर रहे होते हैं, अब फॉर एग्जांपल आपको 50 to 60 एमसीक्यूज आते थे, आपने वो कर लिए। अब आपके पास है 7 to 9 वो जो सॉल्व करने वाले हैं, उसके बाद उनकी तरफ आया करें जो आप लोगों ने सॉल्व करना होते हैं।
उनका आंसर अगर तो निकल है तो वेल एंड गुड, वरना ओवर टाइम उनको भी मत दिया करें। और उसके बाद अगर आप लोगों ने जो बाकी रह गए हैं तुक्का लगाना चाह रहे हैं, अब तुक्का भी बेतुका तरीके से नहीं लगाना चाहिए, यहाँ भी थोड़ा सा एजुकेटेड गेस लगाया करें कि रिलेट किया करें चीज़ों को, कि हाँ ये प्रॉपर्टी अगर है तो इसको इस तरीके से हम रिलेट करें तो ये आंसर एक्सपेक्टेड है, बन सकता है। तो इस तरह से ना कुछ आपका जो है वो बन जाता है। छोड़ के ज़्यादा एमसीक्यूज मत आया करें। ये ना हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि नेगेटिव मार्किंग होती है, तो जो हमें थोड़े से भी मतलब लग रहा होता है कि ये कंफ्यूज है हम इन दो एमसीक्यूज में, ऑप्शंस में से कि ये है ये है, तो हम छोड़ के आ जाते हैं कि अगर गलत हुआ तो हमारा 1.25 कट जाएगा, सही हुआ तो हमें मिलेगा 1। तो देखिए नेगेटिव मार्किंग होती है। अब आप लोग ना एवरेज 80 से 85 एमसीक्यूज लास्ट में अटैम्प्ट किया करें, तब आप उस कैटेगरी में आ सकते हैं। उसमें से भी 80 to 85 उस सूरत में कि अगर आपको 65 से 70 तक एग्जैक्ट आते हैं, तो बाकी जो है फिर उनका आप रिस्क ले सकते हैं 10 से 15 एमसीक्यूज़ का। तो ये था पहला कि हम टाइम मैनेज कैसे करना है, पेपर सीक्वेंस के साथ करना है। दूसरा, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो हैं उनको फर्स्ट साइड पे नहीं करना। उसके बाद सेकंड जो आंसर हमें मिलता है कि जी प्रेशर बहुत है, मैंने तो पेपर देखा तो मुझे तो समझ ही नहीं आई कि पेपर आया कहाँ से है, बहुत हाई फाई लेवल का था। एक बात मेरी ना अपने जहन में आप लोग बिठा लें, पेपर जो सेटर होता है ना उसको ये बात बड़े अच्छे तरीके से पता होती है कि इस पेपर को उन स्टूडेंट्स ने भी देना है जिनकी स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक में होगी, उन्होंने भी देना है जिनकी इनऑर्गेनिक में होगी, उन्होंने भी देना है जिन्होंने बायोकेम में या इन अप्लाइड केमिस्ट्री के अंदर डिग्री कर रखी होगी। तो वो इन सारे फैक्टर्स को ना माइंड में रखते हुए पेपर सेट कर रहे होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा डेप्थ से कोई चीज़ आई हुई है, होती चीज़ें वही हैं ऊपर वाली, लेकिन ज़रा कॉन्सेप्चुअल तरीके से उन्होंने उस चीज़ को रिलेट किया हुआ होता है। तो ये जो रीज़न है कि प्रेशर को टैकल आपने खुद करना है। प्रेशर 2-3 सूरतों में होता है वैसे इंसान पे। पहले ये होती है कि जब आपने तैयारी बड़ी अच्छी की होती है, उस सूरत में आप पे एक ऑटोमेटिकली होता है कि मैंने बड़ी मेहनत की है, बड़ी एफर्ट की है, तो रिज़ल्ट भी हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि उसी के मुताबिक है। दूसरा जो प्रेशर का फैक्टर होता है वो होते हैं कि आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली और सोसाइटी। फैमिली की बात है जहाँ तक, तो ये वाकई वो एक मतलब हम रिश्ता होता है जिसको आपकी फ़िक्र होती है, जो आपकी कामयाबी में खुश होते हैं, जिनको आपकी नाकामी से तकलीफ़ होती है। जब इंसान जा रहा होता है टेस्ट देने तो पेरेंट्स बड़ी दुआएं कर रहे होते हैं साथ। तो ये चीज़ इंसान पे एक वो एक्सपेक्टेशन का जो प्रेशर होता है ना, ये इस लिहाज से होता है ये प्रेशर। दूसरा प्रेशर होता है फ्रेंड्स का। हाँ, फ्रेंड्स भी अगर आपके कंपेटिटर्स हैं तो फिर तो वो ज़रा एक अलग सीन बन जाता है। जो दोस्त आपके साथ मुखलिस होते हैं वो भी आपकी कामयाबी में खुश होते हैं, तो उनकी उम्मीदों का भी हमें होता है कुछ ना कुछ एहसास। थर्ड होता है सोसाइटी, के लोग क्या कहेंगे। यहाँ पे ना मैं तो ये कहूँगी कि आप लोग बताया ही ना करें। जब आप अटैम्प्ट करते हैं ना कि आप लोग अप्लाई करते हैं किसी भी इस तरह के टेस्ट के लिए, तो मत ऐलान मत किया करें, सबको मत बताया करें कि मैंने ये पे अप्लाई किया। तो वरना ये होता है कि फिर वो सारे लोग उसी दिन आपसे पूछ रहे होते हैं, हाँ जी भाई क्या बना क्या बना, तो वो एक और तरह का स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा होता है। कहते हैं ना कि मेहनत जो है वो इतनी खामोशी से करनी चाहिए कि आपकी जो कामयाबी है वो धूम मचा दे, तो उस तरह वाला काम किया करें। तो ये थी जनरल बातें कुछ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रा ज़रूरी समझ रही थी कि आप लोगों को इनका पता होना चाहिए। अब कंक्लूजन क्या है, एक तो स्टडी को चाहे टाइम कम दें लेकिन क्वालिटी टाइम दें। दूसरा ये है कि जब आप पेपर को अटैम्प्ट कर रहे हो तो आप लोगों ने टाइम को मैनेज करना है। ये रीज़न मत दिया करें कि टाइम मैनेज नहीं हुआ। जिन स्टूडेंट्स ने, जिन कैंडिडेट्स ने अटैम्प्ट किया है, जिनका क्लियर हुआ है, उन्होंने भी इसी टाइम पीरियड में ही कंप्लीट किया था, उनको कोई एक्स्ट्रा टाइम तो नहीं मिला। और थर्ड, प्रेशर देखें, बात जो होती है ना वो यकीन की भी होती है। आप लोग ज़रा ख़ुद को एनालाइज़ करें कि हम ये जॉब अगर चाह रहे हैं तो इसमें हमारा मकसद क्या है। हमारी सोसाइटी के अंदर ना गवर्नमेंट जॉब का एक बड़ा अजीब सा सेंस बना हुआ है। हमें गवर्नमेंट जॉब जो है वो इसलिए चाहिए होती है कि बस वो एक टैग लग जाता है कि जी इस बंदे की गवर्नमेंट जॉब है, और फिर उसके साथ बस कि अब तो हुकूमत के खाते में आ गए हैं हम। वहाँ भी अगर आपकी सोच ये है ना कि आपने अपना रिस्क हलाल करना है, उस केस में भी तो अल्लाह ताला की ज़ात आपके लिए खुद रास्ते बनाएगी। बहुत सारी दुआएं फिर ऑटोमेटिकली आपको सराउंड करेंगी, लेकिन नीयतों की हाल जो है ना वो अल्लाह ताला की ज़ात जानती होती है। हम दूसरों को चीट कर सकते हैं कि भाई मैं तो बड़ा मुखलिस हूँ, मैं बड़ी मुखलिस हूँ, लेकिन हम एक्चुअल में क्या हैं, हमारा मकसद क्या है जॉब को हासिल करने का, जो हमारी नीयत क्या है वो अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। और फ्रूट जो है वो उसमें बड़ा रोल होता है इस चीज़ का।
तो खैर बताने का मकसद ये था कि क्वालिटी टाइम दें, टाइम को मैनेज करें और प्रेशर को टैकल करें, उसको सर पे सवार मत करें। जहाँ से रिस्क जो आपके नसीब में होगा वो आप तक पहुँच जाएगा, वो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसका मकसद मतलब ये नहीं कि हाथ पे हाथ धरे बैठ जाना है। मेहनत आपने करनी है, सिला अल्लाह ताला के साथ ने आपको देना है। चलें अब हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। कोर्स आउटलाइन मैंने कल आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी सारी, जो हम लोगों ने थॉरोली कवर करनी है। बाकी मैंने एक लिंक शेयर किया था आप लोगों के ग्रुप में। मैम वो कल का लेक्चर मेरा मिस हो गया था डेमो सेशन में, तो कल का रिकॉर्डिंग लेक्चर मिल सकता है? जी बेटा वो मिल जाएगा। मैंने कुछ स्टूडेंट्स और ने भी मुझे मैसेजेस किए थे कि हमें कल का लेक्चर चाहिए। वो ये था कि वो फाइल ना थोड़ी लेंथी है, कुछ ज़्यादा एमबीस की है, तो वो शेयर डायरेक्टली हो नहीं रही थी। यूट्यूब चैनल था नहीं मेरा, वो अब बनाया है, तो अब यूट्यूब पे शेयर करके उसके बाद यूट्यूब पे जब वो अपलोड हो जाएगी उसके बाद मैं लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। वो चैनल नहीं था तो इसलिए थोड़ा टाइम टेकिंग सा काम हो गया, थोड़ा उसको सीखना पड़ा। तो वो मैं आप लोगों के साथ ना लिंक शेयर कर दूँगी कल वाले लेक्चर का। उसमें कोर्स आउटलाइन को हमने डिस्कस किया था और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे केमिस्ट्री के और कुछ स्ट्रेटेजीज थी, तो वो आप लोगों ने सुनना लाजमी है। इंशाल्लाह शेयर मैं कर दूँगी। हाँ जी बेटा, तो आज हम लोगों ने स्टडी करना है, टॉपिक है हमारा इंट्रा मॉलिक्यूलर एंड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। आप लोगों के रेगुलर सेशन के लिए मैंने ये जो टॉपिक था ना ये ऐड किया हुआ था स्टेट्स ऑफ मैटर के साथ, लेकिन उसके साथ ना फिर ये बड़ा लेंथी हो जाता था, इसलिए फिर आज के डेमो सेशन के लिए मैंने इसको अलग किया। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस से। इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस हमें पता है कि क्या होती हैं, कि इस इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स इज़ अ फोर्स दैट होल्ड्स एटम टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। आपके पास एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में क्या है, एटम्स हैं। फॉर एग्जांपल वाटर का मॉलिक्यूल आप लोग एज्यूम करें। अब वाटर के मॉलिक्यूल में क्या है, ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं। अब जब ये एटम्स कंबाइन हुए, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए, तो जाहिर सी बात है कोई तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी ना, जिन्होंने उन एटम्स को आपस में जोड़ के रखा। तो उन्हीं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को, जो एटम्स को जोड़ के मॉलिक्यूल बना रही होती हैं, उन्हें कहा जाता है इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। यानी एक मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स के दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्सेस होती हैं वो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। अब वो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस असल में हम बॉन्ड को ही कह रहे होते हैं। मतलब नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि एटम कंबाइन होते हैं, बॉन्ड बनाते हैं और एज अ रिजल्ट मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो वो जो एटम के दरमियान बॉन्ड होता है जो उन्हें एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में लेके आ रहा था, तो वही बॉन्ड जो है वो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स है। तो इसके अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स को देखेंगे। इसके बाद हम थोड़े से इनके एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। बॉन्ड्स में हम आयोनिक बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, कोऑर्डिनेट, कोवेलेंट, मेटेलिक वगैरह। तो ये वाटर का मॉलिक्यूल है आपके पास। अब इस मॉलिक्यूल में आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, चलें वो तो इंटर के साथ, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है ये इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स है। अब ये पानी का एक मॉलिक्यूल है और ये पानी का दूसरा मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन की कम होती है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन होता है। अब एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा ये। इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्सेस हैं वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। यानी जो एटम्स के दरमियान है एक मॉलिक्यूल में मौजूद वो इंट्रा है, और ये जो है जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान है ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। पहले हम स्टडी करेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस को और फिर हम देखेंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को। इंट्रा में सबसे पहले है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड वो होता है जो कि एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। एटम्स कब इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, जब बॉन्ड बनाने वाले दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना वो तकरीबन एक जैसी हो, या आयोनाइजेशन एनर्जीज हाई हो। अब आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होने का मकसद है कि वो इलेक्ट्रॉन आसानी से देना नहीं चाहते। जब आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है तो इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन रिमूव उनमें से करना ज़रा डिफ़िकल्ट है, और मेनली जो नॉन मेटल्स होती हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज जो होती हैं वो हाई होती हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाह रहे होते बल्कि लेना चाह रहे होते। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होती हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं जो नॉन मेटल्स होती हैं। तो जब बॉन्ड बनाने वाले दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता तो फिर वो शफलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला ऑप्शन नहीं होता। फिर ऑप्शन बचता है उनके पास
शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का, और जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है उसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे एक जनरल क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं। तो वो इसलिए बनाते हैं कि वो स्टेबल होना चाहते हैं। इस यूनिवर्स का ये रूल है, ये कानून है कि यहाँ पे हर चीज़ स्टेबिलिटी चाहती है। अब आप लोग भी अगर इस सेशन को ले रहे हैं, आप लोग भी तैयारी करना चाहते हैं, तो उसका मकसद ये है कि आप लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं। तो मतलब स्टेबिलिटी इस यूनिवर्स का एक कायदा है, एक कानून है। तो एटम्स जो हैं वो भी बॉन्ड इसीलिए बनाते हैं क्योंकि वो स्टेबल होना चाहते हैं। अब एटम्स के लिए जो स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया है वो ज़रा डिफरेंट होता है कि वो ऑक्टेट रूल हम लोगों ने पढ़ा हुआ है सबने। ऑक्टा का मतलब होता है 8, कि अगर उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएं तो वो स्टेबल हो जाएंगे। फिर इस ऑक्टेट रूल की लिमिटेशंस थी कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को फॉलो नहीं कर रहे थे। फिर हम इसको जस्टिफाई करते हैं इनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन से, कि जब दो एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो उनकी जो एनर्जी है वो लोअर हो जाती है। कम एनर्जी स्टेट में जो एटम्स होते हैं वो ज़रा ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अच्छा, ये बॉन्ड बनता कैसे? एक मिनट बेटा, मुझे लग रहा है कि लॉबी में जी आप लोगों को अब स्क्रीन जो है वो फुल नज़र आ रही है या अभी नजर आना शुरू हुआ, पहले तो वो एक ही स्लाइड जो फर्स्ट वाली थी वो शो हो रही थी। आप लोगों को स्लाइड्स मूव नहीं कर रही आगे? नो मैम, फर्स्ट वाली स्लाइड ही है जिसके ऊपर आपका वो नाम मेंशन किया तो है। बेटा आप लोग मुझे बताएं ना, मैंने तो अच्छा चलिए मैं थोड़ा सा अब फिर इसको ऐसे कर लेते हैं कि प्रीव्यू में रहने देते हैं उसको, स्लाइड शो में नहीं लेके आती, उस फॉर्म में शो नहीं होती। कल भी यही मसला आ रहा था। फिर मैं इसको देखती हूँ कि ये अब आप लोगों को शो हो रही है? जी मैम, अब शो हो रही है स्लाइड। अच्छा ठीक है। इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में हमने बात कर ली। उसके बाद इस स्ट्रक्चर को मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये इंट्रा और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी हैं इसमें। उसके बाद हमने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात की। कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है, ये मॉलिक्यूल है आपके सामने बच्चों, मीथेन का। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो इसके आखिरी शेल में मतलब फर्स्ट अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम करें कार्बन के, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगले में 4 हैं। और हमें पता है कि बॉन्डिंग में सिर्फ वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो कार्बन के आखिरी शेल में 4 हैं। फिर ये हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग से उन्होंने बॉन्ड बना लिया। अब शेयरिंग का मतलब ये होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं ना, ये हाइड्रोजन के डुप्लेट को भी सेटिस्फाई करेंगे और कार्बन के ऑक्टेट को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो इस तरह से ये दोनों एटम जो हैं वो स्टेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे बॉन्ड जो बन रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बन रहा है। तो इस तरह के बॉन्ड को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट है कोवेलेंट बॉन्ड, 2 तरह का होता है। एक होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और एक होता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे ना अक्सर बुक्स में डेफिनेशन लिखी होती है कि अगर बॉन्ड 2 होमो एटम्स के दरमियान है, एक जैसे एटम्स के दरमियान है, तो वो नॉन पोलर है। देखिए होमो एटम्स के दरमियान तो नॉन पोलर होता ही है, लेकिन लाजमी नहीं है, कंडीशन नहीं कि एटम्स का होमो होना ही ज़रूरी है, एक जैसा होना ही ज़रूरी है। सम टाइम एटम्स डिफरेंट होते हैं लेकिन उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता तो भी बॉन्ड नॉन पोलर ही होता है। पोलर बच्चों को पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वो होता है, नाम से पता चल रहा है, जिसमें पोल्स फॉर्मेशन होती है। पोल्स मतलब एंड्स, कॉर्नर्स। ये एंड्स या कॉर्नर्स कब बनते हैं? ये एंड्स या कॉर्नर्स तब बनते हैं जब बॉन्ड बनाने वाले दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी नहीं होती। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी, यानी जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है उसको अपनी जानिब खींच के रखने की एबिलिटी। जैसे यहाँ पे HCl के दरमियान क्या है कि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन था, एक क्लोरीन का था, शेयर करके उन्होंने बॉन्ड बना लिया। अब क्लोरीन की पावर ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन खींचने की, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विथड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, तो क्लोरीन पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन का झुकाव क्लोरीन की तरफ होगा तो हाइड्रोजन पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब इस तरह से इसमें 2 पोल्स बन गए, एक साइड पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एक साइड पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह के जो बॉन्ड्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब जिसमें बॉन्ड बनाने वाले दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एक कंपेरेबल डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है आपके पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बच्चों वो होता है जिसमें बॉन्ड बनाने वाले दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो एक जैसी हो या उसमें डिफरेंस ज़्यादा ना हो। जैसे
अगर तो दोनों एटम्स एक जैसे हैं, यहाँ पे क्लोरीन के दोनों एटम्स हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी है, तो वैसे ही किसी पे पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि ना तो ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर सकता है अपनी तरफ, ना ये कर सकता है, तो यहाँ पे फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर में रहती है। तो इस तरह का जो बॉन्ड होता है वो नॉन पोलर होता है, जिसमें पोल्स नहीं बनते, एंड्स नहीं बनते, कॉर्नर्स नहीं बनते, चार्जेस नहीं आते। लेकिन इसके लिए लाजमी नहीं कि एटम्स होमो हों। सम टाइम ऐसे भी एटम्स होते हैं जो होते डिफरेंट हैं, लेकिन उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, जैसे मीथेन। अब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो ज़्यादातर नॉन पोलर होते हैं। ये बड़ी जनरल सी बातें हैं। आगे जब इसके एप्लीकेशंस आएंगे तो वो ज़रा मतलब नई चीज़ है। आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड वो है, हमें पता है, नाम से जाहिर हो रहा है कि जिसमें आइंस होते हैं। आइंस कैसे बनते हैं? ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है या किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो वो आइंस बन जाते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो शेयरिंग से बनता है, जबकि आयोनिक बॉन्ड जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। अब ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों होता है? रीज़न वही कि ऑक्टा को सेटिस्फाई करने के लिए, आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए। तो जिस एटम जो मेटल्स हैं उनके वैलेंस शेल में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करती है, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करते हैं। तो आम तौर पे जब एक मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बॉन्ड बनता है तो वो आयोनिक होता है, क्योंकि मेटल्स अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं और नॉन मेटल्स अच्छे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं। जब देने वाला भी है लेने वाला भी है, तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनेगा उसे कहा जाता है आयोनिक बॉन्ड। हाँ, एग्जाम्पल मशहूर ज़माना NaCl की आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं, KCl ले लें, इस तरह के जितने भी कंपाउंड्स हैं जिसमें एक मेटल है और दूसरी नॉन मेटल है। मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड जो है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ फोर्सेस हैं जो कि मेनली नाम से जाहिर हो रहा है कि मेटल्स में प्रेजेंट होता है। अब मेटल्स की आखिरी शेल में, जैसे मैंने अभी कहा था कि 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनके लिए बाकी 5, 6 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना डिफ़िकल्ट होता है। तो उनके लिए इजी होता है कि वो जो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो दे दें, और वैसे भी इनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज कम होती हैं, इसीलिए कम होती हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का रिमूवल जो है वो आसान होता है। तो मेटेलिक बॉन्ड मेनली मेटल्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है। ये एग्जाम्पल से देखिए कि देखिए, अब ये आप समझ लें कि आपके पास मेटल की एक शीट है जिसमें डिफरेंट एटम्स हैं। अब ये एटम इनकी चूँकि आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, ये मेटल के एटम्स हैं, तो ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। अब जब वो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो वो प्रेजेंट उसी शीट के अंदर होते हैं। अब फर्ज करें ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इस एटम ने दिया, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक सी की फॉर्म में, एक पूल की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, तो फिर इसका मकसद ये हरगिज़ नहीं होगा कि अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन इस एटम ने दिया है तो सिर्फ यही इसको अट्रैक्ट करेगा। अब ये वाला न्यूक्लियर भी इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है, ये वाला न्यूक्लियर भी इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है। तो यूँ अट्रैक्शन के रिजल्ट में जो बॉन्ड बनता है इसे बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड, जो मेनली मेटल्स में प्रेजेंट होता है क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज कम होती हैं, ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं। अच्छा, जब हम बात करते हैं ना एप्लीकेशंस की, तो आमतौर पे हम स्टडी करते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के एप्लीकेशंस, कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वो भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पे उनका इफेक्ट होता है, इस तरह से विस्कोसिटी पे होता है, सरफेस टेंशन पे होता है। तो वो है सारे एप्लीकेशंस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के। इंट्रा के एप्लीकेशंस भी होते हैं। इंट्रा जो बॉन्ड है वो कितना इंपॉर्टेंट है कि सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिराइव कर रहा होता है जो बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ इनके एप्लीकेशंस जो हैं वो मेंशन किए हैं जिनको हम देखेंगे। सबसे पहले पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। अब पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जो हैं उनमें क्या होता है कि मोनोमर्स कंबाइन होते हैं, पॉलीमर्स बनते हैं, जैसे एडिशन पॉलीमराइजेशन है। तो उसमें सिर्फ क्या हो रहा होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही होती है। अब वो जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं, इंट्रामोलिकुलर फोर्स है। तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के अंदर कितना क्रूशियल रोल होता है बॉन्ड्स का या इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस का। इसी तरह से जो एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन होती है, हम कहते हैं कि बेंजीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल मॉलिक्यूल है, फिर हम उसके रीज़न क्या बताते हैं कि इसके पास डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है। वो जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पाई इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे होते हैं, तो वो अब पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, वो क्या है, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस है। ये इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस के एप्लीकेशन क्या हैं आपकी नज़र में, क्योंकि आमतौर पर जो हमारे माइंड में होते हैं, जो हम लोगों ने स्टडी किए होते हैं, वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ही होते हैं। इंट्रा के बहुत कम जगह पे मेंशन होते हैं, तो इसलिए ये आप लोगों ने लाजमी अपने माइंड में रखने इंटरव्यू के हवाले से भी। इस तरह से इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन जो होती है कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स के अंदर, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में जिनमें ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड या फिर सिंगल के साथ मल्टीपल बॉन्ड, मतलब डबल या ट्रिपल भी हो सकता है, पाई इलेक्ट्रॉन फिर मूव कर सकते, मूवमेंट की वजह से एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो है वो अराइज होता है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम आपके मॉलिक्यूल को ज़रा ज़्यादा स्टेबल कर रहा होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में रहते हैं इसमें।
तो इस तरह से अब उसमें पाया इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इंट्रा मोलिकुलर फोर्सेस हैं। इस तरह से बॉन्ड स्ट्रेंथ और केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस के अंदर बॉन्ड स्ट्रेंथ का बड़ा रोल होता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड की मजबूती। अब एक बॉन्ड को तोड़ना कितना डिफ़िकल्ट है, ये केमिकल रिएक्शन इस चीज़ पे डिपेंड कर रहे होते हैं। अगर एक बॉन्ड को तोड़ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है तो वो मॉलिक्यूल आसानी से बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो अब बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड की एनर्जी है, बॉन्ड को तोड़ना है, एक नया मॉलिक्यूल बनाना है, केमिकल रिएक्शन करवाना है। तो अब बॉन्ड स्ट्रेंथ ये इंट्रा मोलिकुलर फोर्स है। फिर इसका रिलेशन केमिकल रिएक्शंस के साथ कि केमिकल रिएक्शन होगा या नहीं होगा, बॉन्ड एनर्जी के लिहाज से देखें, बॉन्ड फिर से वही वाली बात कि इंट्रा मोलिकुलर फोर्स है। इस तरह से कन्फर्मेशनल चेंजेस इन मॉलिक्यूल, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ये आगे डिटेल के साथ भी हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह सेशन में। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि जो सिंगल बॉन्ड के अलोंग जो रोटेशन होती है वो इजीली हो जाती है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड जो है वो सिग्मा होता है और सिग्मा बनता है हेड टू हेड ओवरलैप से। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो सेंटर में होती है, तो यहाँ पे रोटेशन इजीली हो जाती है। तो इस रोटेशन के रिजल्ट में जो डिफरेंट कन्फर्मेशंस बनती हैं वो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं। अब इसमें क्या है कि सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन की वजह से बन रहे हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं, फिर उनमें से कुछ ज़्यादा स्टेबल होते हैं, कुछ लेस स्टेबल होते हैं। अब उनके स्टेबिलिटी की भी अपनी रीजंस होती हैं, किसी में रिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाता है, किसी में कम हो जाता है। वो सारी चीज़ें भी हम लोग थॉरोली देखेंगे इंशाल्लाह जब हम इस चैप्टर को स्टडी करेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में को। तो यहाँ पे तो फिलहाल सिर्फ आप लोगों ने ये याद रखना है कि अब वहाँ पे भी बॉन्ड के अलोंग रोटेशन हो रही होती है। तो बॉन्ड क्या है, इंट्रा मोलिकुलर फोर्स है। इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आमतौर पे हम स्टडी करते हैं इंटर मोलिकुलर फोर्सेस में, वहाँ हम अभी भी करेंगे। तो इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। इंट्रा मोलिकुलर का मतलब ये है कि एक ही मोलिक्यूल के में जो एटम्स होते हैं ना, उनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। इसकी एग्जाम्पल नेक्स्ट स्लाइड में आएगी, मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब जैसे आपके पास अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में, तो वो आपस में भी जुड़ जाते हैं। इससे भी फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे काफ़ी इफेक्ट होता है। यानी इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है जिसमें एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे जो मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसके साथ इंटरेक्ट करता है, वो इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इंट्रा मोलिकुलर में जो एक ही मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और उसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, इसमें इंट्रा मोलिकुलर फोर्सेस का बड़ा रोल होता है। अब जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये भी हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे कम्प्लीटली जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में, DF ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है कि एक सेंट्रल मेटल एटम होती है, लिगेंड्स आके उसको सराउंड करते हैं, वो लिगेंड्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब बॉन्ड बन रहा है तो अब बॉन्ड क्या है, इंट्रा मोलिकुलर फोर्स है। तो वही जो फिर लिगेंड आके उसको सराउंड करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं, तो वो बड़ा एक स्टेबल सा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के स्टेबिलिटी के रिस्पॉन्सिबल भी क्या है, इंट्रा मोलिकुलर फोर्सेस हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम इंटर मोलिकुलर फोर्सेस पे। इंटर मोलिकुलर फोर्सेस ये अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं बिटवीन मॉलिक्यूल, नाम से पता चल रहा है। इंटर का मतलब दरमियान होता है, मोलिकुलर मतलब मॉलिक्यूल्स के। तो मॉलिक्यूल के दरमियान में जो अट्रैक्शन की फोर्सेस होती हैं वो इंटर मोलिकुलर फोर्सेस, और इंट्रा जो होती हैं वो एटम्स के दरमियान में। इंट्रा जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं। जाहिर सी बात है, एक बॉन्ड है, बॉन्ड को ब्रेक करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। इसके मुकाबले में, इसके कंपैरिजन में जो इंटर मोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो कंपैरेटिवली वीकर होती हैं। जैसे एग्जांपल उन्होंने दिया वाटर की कि 1 मोल वाटर को अगर आप वेपराइज करना चाह रहे हैं तो आपको 41 किलो जूल पर मोल एनर्जी देना पड़ेगी। लेकिन अगर आप 1 मोल वाटर के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करना चाह रहे हैं तो आपको 930 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी देना पड़ेगी। तो ये अच्छा खासा डिफरेंस होता है। यानी ये बताने का मकसद ये है कि इंट्रा मोलिकुलर फोर्सेस कंपैरेटिवली इंटर मोलिकुलर फोर्सेस की बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो एक बॉन्ड है और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट की व्हाट आर इंटर मोलिकुलर फोर्सेस जी। तो एक मिनट जी बच्चों, तो इंटर मोलिकुलर फोर्सेस जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्सेस होती हैं।
अच्छा, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस जो होती है ना, हम मेनली डिस्कस करते हैं अट्रैक्टिव इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस को। ये रिपल्सिव भी होती हैं, लेकिन रिपल्सिव का इतना काम नहीं होता, हमने प्रॉपर्टीज़ को मतलब देखना होता है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के साथ उनको रिलेट कर रहे होते हैं, इसलिए हम पढ़ते अट्रैक्टिव इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस को हैं। लेकिन अगर आपके पास चार्जेस सेम एक दूसरे के सामने आ जाए, जैसे एक का पार्शियल नेगेटिव दूसरे के पार्शियल नेगेटिव के सामने आ जाएगा, तो वो एक दूसरे को रिपेल भी करेंगे। अब ये भी है तो फोर्स, लेकिन ये रिपल्सिव फोर्स हो जाती है। तो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस को आमतौर पे जब हम एब्रीवेशन लिखते हैं तो IMF लिखते हैं। ये अट्रैक्टिव भी होती हैं, रिपल्सिव भी होती हैं, मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं। हम स्टडी मेनली करते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को, और जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उन सब के अंदर भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का ही रोल होता है, कि जिसमें स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो सॉलिड्स हैं, जिसमें उससे थोड़ी सी वीक हैं वो लिक्विड्स हैं, और जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सबसे कम होती हैं, वीकर होती हैं, वो गैसियस स्टेट है मैटर की। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के डिफरेंट टाइप्स को हम स्टडी करेंगे, इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स वगैरह, विस्कोसिटी वगैरह, स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी पे भी रोल होता है। तो ये सारी चीज़ें भी हम वन बाय वन देखेंगे। इनके अंदर पहली टाइप है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। डाइपोल नाम से पता चल रहा है, डाई का मतलब दो, पोल्स का मतलब पोल्स बना, और अभी हमने देखा था कि डाइपोल्स किस में बनते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो जिनके अंदर होता है, यानी पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर। तो अगर आपके पास एक डाइपोल है और दूसरा भी डाइपोल है, यानी दो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, तो दो पोलर का क्या मतलब है कि एक मॉलिक्यूल के भी एक साइड पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, एक साइड पे पार्शियल नेगेटिव, दूसरे के भी एक साइड पे पार्शियल पॉजिटिव होगा, एक साइड पे पार्शियल नेगेटिव। तो अट्रैक्शन हमेशा अपोजिट चार्जेस में होता है, तो एक का पार्शियल नेगेटिव दूसरे के पार्शियल पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, इस अट्रैक्शन को हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। और पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स अभी हम ऊपर देख चुके हैं कि जिनमें एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, फ़र्क होता है। जैसे ये आपके पास है एक डाइपोल और ये है दूसरा, तो आप इसका पॉजिटिव एंड इसके नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इस तरह से जो अट्रैक्शन अराइज होता है इसे कहा जाता है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। नेक्स्ट है आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। ये भी नाम से पता चल रहा है कि एक साइड पे आपके पास आयन है, दूसरी साइड पे डाइपोल है। अब फर्ज करें आपके पास एक आयोनिक कंपाउंड था, वो आयोनाइज हुआ, कैटाइन और एनाइन बन गया। उसके बाद कैटाइन जो है वो मतलब किसको अट्रैक्ट करेगा, डाइपोल के नेगेटिव एंड को, और जो एनाइन है, मतलब आयन दो तरह के होते हैं, कैटाइन एनाइन, तो अगर कैटाइन है तो वो डाइपोल यानी पोलर कंपाउंड के नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा। अगर आपके पास एनाइन है तो वो डाइपोल के पॉजिटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा। जैसे NaCl को जब वो वाटर में डालते हैं, आयोनाइज होता है, सोडियम आयन बनता है, क्लोराइड बनता है, सोडियम को सराउंड करता है वाटर ऑक्सीजन के थ्रू, और क्लोरीन को सराउंड करते हैं हाइड्रोजन के थ्रू। तो इस तरह का जो इंट्रैक्शन होता है इसे कहा जाता है आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। नेक्स्ट है आयन डाइपोल फोर्स। अभी जो हम देख रहे थे कि एक साइड पे अब ये पॉजिटिव है, कैटाइन है, तो ये नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा, और नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। अच्छा, वो था आयन डाइपोल कि आपके पास एक आयन है और दूसरी साइड पे ऑलरेडी एक पोलर मॉलिक्यूल है। यहाँ पे आपके पास एक साइड पे आयन है और दूसरी साइड पे पोलर कंपाउंड नहीं है, नॉन पोलर है, उसके अंदर डाइपोल आप खुद से इंड्यूस करवाएंगे। जब आप मतलब खुद से इंड्यूस करवाते हैं, आप कैटाइन एक मॉलिक्यूल के करीब लेके जाते हैं, कैटाइन पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अनसिमेट्रिकल हो जाती है आपके नॉन पोलर कंपाउंड के अंदर। तो एक छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक साइड पे इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, एक साइड पे न्यूक्लियाई, तो वो जो अट्रैक्शन डेवलप होगी उस आयन में और जो टेम्परेरीली डाइपोल इंड्यूस हुआ उसके दरमियान, उस इंट्रैक्शन को बोलते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। उसके बाद है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। यहाँ पे आपके पास ना, आप सिर्फ स्टेटमेंट पे गौर करें तो वो सारा मतलब खुद ही आपको समझ आ जाता है कि एक साइड पे आपके पास है डाइपोल। डाइपोल का मतलब है कि जो आपका कंपाउंड होगा वो पोलर होगा, दूसरी साइड पे हम खुद से इंड्यूस करवा रहे हैं डाइपोल, तो वो आपका नॉन पोलर कंपाउंड होगा। यानी एक पोलर मॉलिक्यूल और एक नॉन पोलर है, तो जब आप पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर के करीब लेके जाएंगे तो उस बिल्कुल वैसे उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो अनसिमेट्रिकल होगी। एक थोड़े से टाइम इंटरवल के लिए पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का झुकाव अलग हो जाएगा, और फिर मतलब उस साइड पे भी डाइपोल बन जाएगा, होगा इंड्यूस, लेकिन एक टेम्परेरीली शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए डाइपोल इंड्यूस हो गया। दूसरी साइड पे ऑलरेडी डाइपोल है, अब उनमें पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव में इंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो इसे हम बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन।
ये देखें, ये कैटाइन है आपके पास, तो ये इंड्यूस डाइपोल के नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा। इस तरह से ये डाइपोल है तो इस पे साइड पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इंडक्शन वाले में से नेगेटिव को ये अट्रैक्ट करेगा। उसके बाद आ जाती हैं लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं वो वीकेस्ट है इन सारे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में से। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है वो टेम्परेरीली एट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं जो बनती हैं दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर। अब जब दोनों नॉन पोलर हैं तो उनके अंदर टेम्परेरीली डाइपोल्स को इंड्यूस करवाया जाता है। बिल्कुल वैसे ही कि मतलब दोनों, आपके पास दोनों नॉन पोलर हैं तो एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, सेम दूसरे मॉलिक्यूल का न्यूक्लियस फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अनसिमेट्रिकल हो जाएगी, पार्शियली टेम्परेरीली बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए डाइपोल इंड्यूस हो जाएंगे, फिर वो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान इंट्रैक्शन बिल्डअप होगा जिसे हम बोलते हैं लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। यानी इसमें दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर हम इंड्यूस करवाते हैं डाइपोल। नेक्स्ट है पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी इसी को बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है किसी भी मॉलिक्यूल का उसको डिस्टॉर्ट करने की एबिलिटी। डिस्टॉर्शन जितनी ज़्यादा होगी पोलराइजेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। पोलराइजेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उसमें लंडन फोर्सेस उतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती हैं, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं। और जब लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो जाहिर सी बात है उस लिहाज से फिर उसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स भी बढ़ जाते हैं। ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पे भी डिपेंड कर रही होती हैं। इस तरह से नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जिसके पास जितने ज़्यादा होते हैं उसका एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का साइज उतना बढ़ जाता है। सेम डिफ्यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टॉर्ट करना जितना आसान हो जाएगा पोलराइजेबिलिटी उतनी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है कि इसके एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के हम अक्सर स्टडी करते रहते हैं। सबसे पहले सॉल्युबिलिटी, बेसिक जो प्रिंसिपल है जी जी मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इजीली खुद ही रिमूव हो जाएगा, ऐसे ही है ना? नहीं नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हो जाएगा इसके। जी जी बोले, मैं सुन रही हूँ आपका क्वेश्चन। तो मैम अगर वो ये बॉन्ड को उतना ज्यादा लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो वीक फोर्सेस होती है ना, तो इसका मतलब ये होगा कि जो जितना ज्यादा उसकी रेजिबिलिटी बढ़ेगी तो डिस्टॉर्शन ज्यादा हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर निकल जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर निकलेंगे तो फिर मेल्टिंग पॉइंट तो कम होना चाहिए। बढ़ते तो तब है जब उनकी बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, हमें ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है। लेकिन यहाँ पे तो वो आराम से पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही है, इसका मतलब है कि उनकी डिस्टॉर्शन बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो गए। बेटा क्लियर कर दें। जी जी, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हो रहे होते। पोलराइजेबिलिटी, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रही। जो इलेक्ट्रॉन रिमूव और ऐड होते हैं वो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस में होते हैं, वो तब होते हैं जब बॉन्ड बन रहा होता है। यहाँ पे सिर्फ ये होता है कि आपके पास एक मॉलिक्यूल है जो कि नॉन पोलर है, हम उसको मतलब ना तो उसमें इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर रहे हैं ना हम उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि एक दूसरा न्यूक्लियस उसके करीब लेके आ रहे हैं। अब जब दूसरा न्यूक्लियस हम उसके करीब लेके आएंगे तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डिस्टर्ब होगी, वो अनसिमेट्रिकल होगी। इलेक्ट्रॉन ना उसमें से निकलेगा ना उसमें से ऐड होगा। सिर्फ ये होगा कि जो दूसरा एटम, दूसरा न्यूक्लियस आप उसके करीब लेके आए हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स का झुकाव उसकी तरफ हो जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अनसिमेट्रिकल होने की वजह से थोड़े से टाइम इंटरवल के लिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन भी मुसलसल इवॉल्व कर रहे होते हैं, वो स्टैटिक नहीं होते, एक साइड पे पार्शियल पॉजिटिव और एक साइड पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब जो नेगेटिव वाला है वो दूसरे के न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो वो सिर्फ एक इंट्रैक्शन डिवेलप हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन और रिमूवल इसमें बिल्कुल नहीं हो रही, क्योंकि वो बॉन्ड फॉर्मेशन में होते हैं। और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो फिजिकल करेक्टरिस्टिक में आते हैं, उसमें हम लोगों ने बॉन्ड को ब्रेक नहीं करना होता, सिर्फ फिजिकल स्टेट जो होती है वो चेंज हो रही होती है। क्लियर हो गई आपको बात? बेटा आवाज आ रही है? मैंने कहा आवाज आ रही है आपको? यस मैम, यस मैम आ रही है। ओके हो गया मैम, क्लियर, थैंक यू।
जी बेटा, अब हम देखते हैं इनके एप्लीकेशंस के बारे में। एप्लीकेशन में सबसे पहले सॉल्युबिलिटी की बात करें, डिसोल्यूशन की बात करें। सॉल्युबिलिटी एक फिनोमिना है जिसका बेसिक प्रिंसिपल होता है कि लाइक डिसॉल्व लाइक। अब सॉल्युबिलिटी के अंदर भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा होता, याद रखिएगा। सॉल्युबिलिटी सिर्फ एक फिजिकल फिनोमिना होता है। जैसे हम नमक को अगर पानी के अंदर मिक्स करते हैं, हल करते हैं, तो वो एक सॉल्युबिलिटी तो है। उसके बाद अगर हम सोडियम क्लोराइड को अलग करना चाहें, वाटर को अलग करना चाहें, तो हम कर सकते हैं। हम उसको गर्म करेंगे, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड नीचे आ जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी के अंदर डिसोल्यूशन भी यही होती है कि जब हम किसी सॉलिड सॉल्यूट को एक सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं, तो उसके लिए हम डिसोल्यूशन के टर्म यूज़ कर लेते हैं। अब सॉल्युबिलिटी में लाइक डिसॉल्व लाइक में इंट्रैक्शन होना है। अब उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का रोल होता है कि जो जैसे आयोनिक सब्सटेंसेस जो हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में इसीलिए हल हो जाती हैं कि वो आयोनाइज होती हैं। आयोनाइज होने के बाद वाटर जो है, जो भी पोलर सॉल्वेंट है, वो अपोजिट आयन के थ्रू उनको स्टाउंड कर लेता है, एक इंट्रैक्शन बिल्डअप हो जाता है। यूँ सॉल्युबिलिटी का फिनोमिना होता है। बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो भी डिपेंड कर रहे होते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे। जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं वहाँ पे बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स भी ज़्यादा होते हैं उनके। जैसे आपके पास अगर एक पोलर कंपाउंड है, चार्जेस हैं जिसके अंदर पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के दरमियान इंट्रैक्शन ज़रा ज़्यादा हो जाता है। इसके कंपैरिजन में जो नॉन पोलर होते हैं उनमें चार्जेस नहीं होते, वीकर फोर्सेस होती हैं, तो उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होते हैं। यानी पोलर के थोड़े ज़्यादा होते हैं, नॉन पोलर के उनके मुकाबले में कम होते हैं। यानी जिसके अंदर भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जितनी ज़्यादा हो जाएंगे उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उतने ज़्यादा हो जाएंगे। अब इस तरह की जो करेक्टरिस्टिक्स है ना, ये डिपेंड करिए इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे, नॉट ऑन इंट्रा। उसके बाद इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। इवेपोरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें आपके पास कोई भी लिक्विड जो है वेपर्स में कन्वर्ट होता है। इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे हो रही होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। मॉलिक्यूल सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसके बाद मतलब खुद ब खुद वो वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। कंडेंसेशन इसका रिवर्स है जिसमें मॉलिक्यूल जो है वो कंडेंस बैक होते हैं। अब ये चीज़ें भी डिपेंड कर रही होती हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे कि अगर एक मॉलिक्यूल है उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा हैं तो उसकी इवेपोरेशन कम होगी। इसके मुकाबले में अगर एक मॉलिक्यूल है जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम हैं तो उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन या कंडेंसेशन उसी लिहाज से होगा। फिजियोसॉर्प्शन एंड केमियोसॉर्प्शन, ये हम लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री के अंदर डिटेल के साथ प्रोसेसेस पढ़ने हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब इनका था। तो एड्जॉर्प्शन प्रोसेसेस जो होते हैं जैसे फिजियोसॉर्प्शन है या केमियोसॉर्प्शन है, इनके अंदर भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन्वॉल्व हो रही होती हैं। स्ट्रेंथ एंड नेचर ऑफ दीज फोर्सेस डिटरमाइन द एक्सटेंट एंड टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन। इन दोनों का थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि फिजियोसॉर्प्शन एंड केमियोसॉर्प्शन है क्या। फिजियोसॉर्प्शन जो है वो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है। इसके अंदर वीक वंडर वाल फोर्सेस इंक्लूड हो रही होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस या डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन वगैरह इन्वॉल्व होता है। इसके कंपैरिजन में जो दूसरे केमियोसॉर्प्शन है, केमियोसॉर्प्शन के अंदर जो है वो केमिकल बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो रही होती है। तो उसके लिए कंपैरिजन में ये एक स्ट्रॉन्ग फिनोमेना होता है जिसमें एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट यानी सरफेस के दरमियान और जो मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब हो रहे हैं उन दोनों के दरमियान एक केमिकल इंट्रैक्शन होता है। इसकी एग्जाम्पल के साथ जो है ना वो डिटेल डिस्क्रिप्शन हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री वाले चैप्टर में। वहाँ पे कंप्लीट मैं आपको बताऊँगी कि ये फिजियोसॉर्प्शन हो कैसे रही होती है या केमियोसॉर्प्शन जो है वो कैसी हो रही होती है। जैसे केमियोसॉर्प्शन की एग्जांपल चले मैं आपको सिंपल सी अगर बताऊं तो अगर आपके पास एक मेटल की सरफेस, प्लाटिनम मेटल ले लें या कोई भी आप मेटल ले लें, उसके ऊपर आप हाइड्रोजन को एड्सॉर्ब करवाना चाहते हैं, तो जैसे ही आप हाइड्रोजन को उसके करीब लेके आते हैं, मेटल्स इनमें इलेक्ट्रॉन मतलब जो हाइड्रोजन है ना पहले डायटोमिक स्टेट में है, ये सिंगल एटम की स्टेट में आ जाती है, मतलब इसमें दोनों एटम अलग हो जाएंगे। उसके बाद फिर मेटल का इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं। तो इस तरह से इनके अंदर मतलब डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स बन रहे होते हैं, आयोनिक या कोवेलेंट। तो ये केमियोसॉर्प्शन है। डिटेल के साथ इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे तो वहाँ पर आपको फर्दर इसकी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। विस्कोसिटी में क्या होता है कि विस्कस होना, थिक होना, गाढ़ा होना। तो ये चीज़ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे डिपेंड कर रही होती है। जो जिन मॉलिक्यूल लिक्विड्स के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं वो उतने ज़्यादा विस्कस होते हैं, उनको फ्लो करने में उतनी ही ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ती है। तो जैसे शहद, हनी जो है वो ज़्यादा विस्कस है एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो जहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं वहाँ पे विस्कोसिटी भी उनकी ज़्यादा होती है। वंडर वाल फोर्सेस नोबल गैसेस के अंदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के हवाले से कि नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि नोबल गैसेस जो हैं वो स्टेबल हैं, उनको ऑक्टा कंप्लीट होता है, वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते। तो इसका मतलब है तो उनमें मतलब अट्रैक्शन की फोर्सेस
फिर कैसे प्रेजेंट है, लेकिन उन्हीं गैसेस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं, लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो इंट्रैक्शन की फोर्सेस उनमें है ना, कि जिनको फर्दर हम लोगों ने टेम्परेचर को कम किया है या प्रेशर को बढ़ाया, जिससे मॉलिक्यूल्स करीब करीब आए हैं। जब मॉलिक्यूल करीब करीब आए हैं तो जाहिर सी बात है फिर वो गैशियस फॉर्म से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो ये वंडरवाल फोर्सेस जो प्रेजेंट, वंडरवाल फोर्सेस हमने काफ़ी दफ़ा ये टर्म यूज़ किया। इन वंडरवाल फोर्सेस का मतलब क्या होता है, जितने भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं ना, इन सबको कलेक्टिवली वंडरवाल फोर्सेस कहा जाता है। तो अब वंडरवाल फोर्सेस, गैसेस के लिक्विफेक्शन वगैरह, ये सारे भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के लिहाज से फिनोमेना हो रहे होते हैं। उसके बाद है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाम से पता चल रहा है कि इसमें हाइड्रोजन की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो अगर मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मैम प्रेजेंट, काइंडली रिपीट कर दें। क्या रिपीट कर हेलो दूँ? जी जी, वंडरवाल फोर्सेस। मैम, आपको भी आपने बताया था वंडरवॉल फोर्सेस वाले के इसके अंदर कौन कौन सी आती हैं, रिपीट कर दें जरा। जितनी भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को कलेक्टिवली हम वंडरवाल फोर्सेस कह रहे होते हैं। इनके अंदर ऑल टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आ जाती हैं। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस आप कह लें, आयन डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, जितनी भी हमने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की कैटेगरी में पढ़ी है ना, वो सारी कलेक्टिवली वंडरवाल फोर्सेस कहलाती हैं। ठीक है, क्योंकि वंडरवाल असल में साइंटिस्ट का नेम है जिन्होंने ये हम ये तो जी जी, आवाज़ आ रही है आपको बेटा? मैम हम ये क्यों कहते हैं कि डाइपोल डाइपोल स्ट्रॉन्ग है, दूसरी इंड्यूस्ड डाइपोल से वीक है, वंडरवॉल सबसे वीक है, तो ऐसे नहीं कहते हम? नहीं, वंडरवाल फोर्सेस असल में ना, वंडरवाल जो है ना वो साइंटिस्ट का नेम था। आप लोगों ने अगर एफएससी का 3rd चैप्टर पढ़ा है तो उसमें वंडरवाल इक्वेशन हम पढ़ते हैं। तो ये जो मतलब रियल गैसेस के अंदर अट्रैक्शन का फिनोमेना सबसे पहले हमने वंडरवाल ने बताया था। तो वंडरवाल फोर्सेस हम कलेक्टिवली सारे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को कह रहे होते हैं। आमतौर पे ना हमारी डिक्शनरी के अंदर जो टर्म यूज़ होती है वंडरवाल के लिए, वो हम यूज़ करते हैं जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, हम सारी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ओवरऑल वंडरवाल फोर्सेस की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं और इन्हीं के अंडर इनको स्टडी करते हैं। ठीक है जी बेटा, नेक्स्ट। मैम ये नोबल गैसेस का भी दोबारा से बता दें। नोबल गैसेस जो ऑक्टेट रूल कंप्लीट है, इसका भी बता दें मैम दोबारा। हाँ, नोबल गैसेस का ये है कि एक तो पहली बात, ये भी मुझसे भी किसी ने किसी जगह पे पूछा था एक दफ़ा कि जो ऑक्टेट रूल का कॉन्सेप्ट है ये साइंटिस्ट के माइंड में कैसे आया। मतलब उन्हें क्यों लगा कि 8 इलेक्ट्रॉन अगर कंप्लीट हो जाएंगे तो एलिमेंट या मॉलिक्यूल, मतलब कोई भी एटम है, वो स्टेबल हो जाएगा। तो वो 8 वाली बात उनके माइंड में कहाँ से आई? तो वो जो 8 वाली बात उनके माइंड में आई थी वो इन्हीं नोबल गैसेस को देख के आई थी कि अगर नोबल गैसेस की आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो इन सब के वैलेंस शेल में आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, और ये सबसे मतलब बाकी एलिमेंट्स के मुकाबले में ज़्यादा स्टेबल हैं। नोबल कहने का मकसद ये है इनको कि ये बाकियों के मुकाबले में स्टेबिलिटी के लिहाज से ज़्यादा होती है। तो अब ये है कि ये नोबल गैसेज हैं, ये तो सिंगल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती हैं। तो इनके अंदर क्या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होती हैं? तो बिल्कुल होती हैं। अब उस बात का सबूत आप कैसे दे सकते हैं कि इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं? तो वो आप ये दे सकते हैं कि इन गैसेस को भी हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करने का देखें, अगर उनके अंदर कोई ना कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन गैशियस फॉर्म में है तो तभी तो ऐसा हो रहा है कि हम उन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ा रहे हैं। बढ़ाने के बाद वो लिक्विड फेज में फेज ट्रांजिशन हो जाती है, यानी वो गैशियस फेज से लिक्विड में आ जाती हैं। यानी जो अट्रैक्शन की फोर्सेस हैं हम इनको बढ़ाते हैं। बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? या तो हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करें तो मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाते हैं, उनमें डिस्टेंस कम होता है, डिस्टेंस कम होता है तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ जाती हैं। या हम टेम्परेचर को कम करते हैं, जब हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, काइनेटिक एनर्जी कम होती है तो उनकी मूवमेंट की स्पीड कम होती है, जिससे मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब आते हैं और जो उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ती हैं और उनकी फेज ट्रांजिशन हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? थैंक यू सो मच। जी बेटा, अब हम आते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। नाम से पता चल रहा है कि इसमें हाइड्रोजन की इन्वॉल्वमेंट होगी। तो अगर आपके पास ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और उसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने वाला, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने वाला एलिमेंट भी प्रेजेंट है, तो उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ स्पेशल डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। अब देखिए ये डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन ही है, वो हम क्यों कह रहे हैं?
क्योंकि हम इसमें दो बातें कह रहे हैं। एक तो हम ये कह रहे हैं कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट होना चाहिए। अब जब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट होगा तो जाहिर सी बात है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी होगा। उसके साथ हम कह रहे हैं कि हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। अब जब हाइड्रोजन के साथ दूसरा एलिमेंट हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है, तो जब उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का झुकाव उसके तरफ है, तो हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी होगा। तो जब अब ये वाटर मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल को अगर आप देखें तो इसमें ऑक्सीजन के ऊपर होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव। अब ये पार्शियल नेगेटिव जब इस पार्शियल पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा तो ये जो अट्रैक्शन है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की ही एक स्पेशल कैटेगरी आ जाती है, जिसमें बस ये होता है कि आपके मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसका होना कंपल्शन है, ज़रूरी है। इसी तरह से हम अमोनिया के अंदर, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में अगर आप देखें, ये अमोनिया है और ये आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है सेम। आमतौर पे ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए 3-4 एलिमेंट्स आप लोगों ने अपने माइंड में रखने के, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़रा हायर होती है। तो अब यहाँ पे नाइट्रोजन है हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने वाला, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, इनमें इंट्रैक्शन होगा। इसी इंट्रैक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे अभी हम ऊपर इंट्रा में भी देख रहे थे, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस में, कि ये दो तरह की होती है। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है और इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। इंट्रा मॉलिक्यूलर में ये होता है कि सेम मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी प्रेजेंट होता है और उनका आपस में इंट्रैक्शन। अभी देखें इस एग्जाम्पल में, ये आपके पास है इथाइलिन ग्लाइकॉल। अब इसमें ये OH है और ये भी ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होगा पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो अब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक दूसरे को इंटरेक्ट करें, तो ये इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इंटर मॉलिक्यूलर में ये होता है कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और दूसरे का हाइड्रोजन, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस इंट्रैक्शन को बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम प्रॉपर्टीज़ जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इफेक्ट हो रही होती हैं। तो सबसे पहले है बॉइलिंग पॉइंट। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की एक टाइप है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं ये भी। तो अब जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बाकियों से हायर हो जाते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन ग्रुप 6 में से, हेलोजन्स में से फ्लोरीन ले लें और नाइट्रोजन अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में, तो इनके जो हाइड्राइड्स हैं इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अपने बाकी ग्रुप मेंबर्स के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं। तो उसके रीज़न यही है कि अब इसमें वाटर के अंदर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, HF में फ्लोरीन की और अमोनिया में नाइट्रोजन की, तो इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस होते हैं। इसके कंपैरिजन में जो बाकी इनके ग्रुप मेंबर्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसा हाई नहीं होती, तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस नहीं होते। विस्कोसिटी विस्कस होना, थिक होना, गाढ़ापन, वो अभी हमने ऊपर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के एप्लीकेशंस में भी डिस्कस किया है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की भी एक टाइप है। तो यहाँ पे जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, तो वहाँ पे उनकी विस्कोसिटी जो है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ये रेजिस्टेंस टू फ्लो बढ़ जाती है। प्लांट्स, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें प्लांट्स के अंदर है कोहेजन एडहेशन थ्योरी ऑफ ट्रांसपोर्ट इन वेस्कुलर प्लांट्स यूजेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू एक्सप्लेन मैनी की कंपोनेंट ऑफ वाटर मूवमेंट थ्रू द प्लांट जाइलम। अच्छा, प्लांट्स के अंदर ये हो रहा होता है कि जाइलम से, मतलब जाइलम के थ्रू जो पानी है उनका मूव कर रहा होते हैं रूट से लीव्स तक। तो ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि ये कैसे मूवमेंट होती है। तो बच्चों इसमें ना कोहेजन और एडहेशन नाम से पता चल रहा है कि ये दो फोर्सेस इन्वॉल्व हो रही हैं। ये फोर्सेस होती क्या है? कोहेजन जो होती है ना वो अट्रैक्शन होती है सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान और एडहेशन होती है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान। अब रूट्स में से पानी जो है वो पत्तों तक जाना है, तो वो इस तरह से होता है कि वो जो जाइलम टिश्यूज़ होते हैं उनके अंदर जाइलम टिश्यूज़ की अपनी जो वॉल है वो भी सेलुलोज की बनी होती है। अब सेलुलोज आप लोगों को पता होगा कि पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरीज में आते हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है। अब सेलुलोज के अंदर भी पॉलीसेकेराइड है, तो कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं और पानी के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो पानी के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो आपस में एक दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी होती है, यानी वाटर मॉलिक्यूल की एक तो म्यूचुअल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक वो जो सेलुलोज वॉल है उसके साथ भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो होता ये है कि अब
उस वॉल के साथ भी जब पानी की एक बॉन्डिंग मजबूत हो गई है तो एक कैपिलरी एक्शन डिवेलप हो जाता है, जिससे पानी जड़ों से ऊपर की तरफ मूव करता है। तो वो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग हो गई है एडहेशन की वजह से और कोहेशन की वजह से। कोहेशन जो है वो क्या है कि उन वाटर मॉलिक्यूल की आपस में अट्रैक्शन, और एडहेशन क्या है वो उस सेलुलोज वॉल के साथ जो उनकी अट्रैक्शन है। तो इतने ये फोर्सेस स्ट्रांग हो जाती हैं कि फिर ये ग्रेविटी के इफेक्ट को ओवरकम कर लेती हैं। ग्रेविटी उस पानी को नीचे की तरफ खींचना चाह रही है, लेकिन ये अट्रैक्शन जो है ये डोमिनेंट हो जाती है, जिससे पानी जो है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करते हुए ऊपर लीव्स तक पहुंच जाता है। तो अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का यही रोल है कि वो म्यूचुअल भी होती है और सेलुलोज वॉल के साथ भी होती है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर, बायोलॉजिकल कंपाउंड्स में वैसे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्योंकि बायोलॉजिकल कंपाउंड्स आमतौर पे ऑर्गेनिक in नेचर होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तकरीबन इन सब में प्रेजेंट होती है। बायोलॉजिकल कंपाउंड्स में मेनली हम स्टडी करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को, लिपिड्स को, इसी तरह से न्यूक्लिक एसिड को। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोटीन के हवाले से, प्रोटीन का हमें पता है कि इसमें पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। अमाइनो एसिड के ये बने होते हैं, वो डिफरेंट अमाइनो एसिड लिंक करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। तो अब अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता होगा, यहाँ पे ड्रॉ नहीं हुआ वरना मैं आपको यहीं से एक्सप्लेन कर देती। तो उसमें ये है कि एक कार्बन होता है, कार्बन के एक साइड पे अमाइनो ग्रुप होता है और एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। फिर डिहाइड्रेशन होती है, तो एक सा मतलब हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन मिलके वाटर बना देते हैं, पानी निकल। उसके बाद जो सी डबल बॉन्ड ओ है यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है वो अगले के अमाइनो के साथ लिंक करता है, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल चुका है। तो वो जो लिंकेज बनता है उसको हम बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। अब उसमें भी आप देखें कि नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी है, दूसरी साइड पे कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी। तो अब नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, और ऑक्सीजन कार्बोनिल ग्रुप वाला जो है उस पर पार्शियल नेगेटिव है। तो यहाँ पे इंट्रैक्शन इनका स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ये बात थ्योरेटिकली आपको समझ आ गई या मैं फिर इसको किसी डायग्राम से एक्सप्लेन कर दूँ? अगर तो आपके माइंड में है पेप्टाइड बॉन्ड का स्ट्रक्चर तो फिर तो बड़ी आसानी सिंपल सी बात है कि पेप्टाइड बॉन्ड में जो अमाइनो ग्रुप और कार्बोनिल ग्रुप के दरमियान जो लिंकेज बनता है वहाँ पे भी फिर इनका हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। वो हेलिक्स में भी मतलब एक हेलिक्स का जो है अमाइनो ग्रुप उसका जो हाइड्रोजन है अगले दूसरे हेलिक्स में जो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है उसके साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, तो जो इनका जो पूरा हेलिक्स है वो स्टेबल हो जाता है। ठीक है, और उसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, तो ये भी इस लिहाज से इसका एप्लीकेशन है। लोअर डेंसिटी ऑफ आइस देन वाटर, आइस वाटर पे फ्लोट करती है, हालांकि ये सॉलिड। जी जी मैम, ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नहीं होगा अमाइनो एसिड्स, जो अमाइनो एसिड और दूसरे अमाइनो एसिड में जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड होगा ना, जब OH और H वहां से कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो जी जी बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है इसमें। देखिए वो यूँ हो सकती है कि इसमें नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, अटैच है ना? हाँ, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, हाँ जी, बिल्कुल। तो वो हेलिक्स में आप कह रहे हो ना कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं। डाइपोल जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो भी स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ही हैं। ये जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन थी तो उसमें पहली लाइन यही थी कि ये भी आपके पास डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन की ही स्पेशल टाइप इसको समझ लें कि बस इसमें ये होता है कि हाइड्रोजन का होना कंपल्शन होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, और इसमें ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट है पेप्टाइड के अंदर। तो अब जो सी डबल बॉन्ड ओ है, अब ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पार्शियल नेगेटिव, और जो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अटैच है इस पर कौन सा है? पार्शियल पॉजिटिव। तो ऑक्सीजन का पार्शियल नेगेटिव इस पार्शियल पॉजिटिव के साथ इंटरेक्ट करेगा और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी इसमें। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू जी। अब हम देख लेते हैं कि लोअर डेंसिटी ऑफ आइस देन वाटर। आइस की जो डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है। अब अक्सर आप लोगों ने भी शायद कभी ये बात नोट की हो कि जब आप फ्रिज के अंदर बाउल को फिल करके रखते हैं तब निकालते हैं तो सम टाइम वो थोड़ा सा लेवल उसका ऊपर से राइज हुआ भी होता है, प्रैक्टिकली भी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा। तो वो ऐसा बच्चों इसलिए होता है कि वाटर के अंदर नॉर्मली भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में जब वाटर होता है तो वो मॉलिक्यूल मूव कर रहे होते हैं, मूवमेंट की वजह से बॉन्ड बनता है।
टूट जाता है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ डिवेलप हो जाता है। लेकिन जब वही वाटर फ्रीज हो जाता है, जब वही सॉलिडिफाई हो जाता है, तो उस दौरान जो आप देखो ना, जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं तो दरमियान में कुछ ना कुछ फ्री स्पेसेस रह जाती हैं। लेकिन जब पानी लिक्विड फॉर्म में होता है तो वो मूव कर रहा होता है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना, उससे ब्रेक हुआ, अगले मॉलिक्यूल के साथ बन गया, फ्री स्पेस क्रिएट हुई, ख़त्म हो गई। लेकिन जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है ना, उस टाइम फिर उसमें मॉलिक्यूल सॉलिड में मूव तो नहीं करते फ्रीली, तो जो फ्री स्पेसेस दरमियान में रहती हैं फिर वो रहती हैं। तो इस वजह से जब फ्री स्पेसेस रहेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। डेंसिटी होती है मैस बाय वॉल्यूम। अब जो चीज़ बटे के ऊपर होती है उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, जो नीचे होती है उसके साथ इन्वर्स होता है। तो डेंसिटी का वॉल्यूम के साथ बनता है इन्वर्स रिलेशन। जब वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो डेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। जब डेंसिटी कम हो जाएगी वो चीज़ थोड़ी लाइटर हो जाती है, हल्की हो जाती है, इसलिए फिर वो सरफेस पे फ्लोट करने लग जाती है। तो यही रीज़न होती है कि आइस जो है वाटर पे फ्लोट करती है। हालांकि ज़्यादातर जो सॉलिड्स होते हैं वो वाटर पे फ्लोट नहीं करते, वो बैठ जाते हैं नीचे, लेकिन इसकी डेंसिटी कम होती है। और डेंसिटी कम होने की रीज़न है कि वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से फ्री स्पेसेस क्रिएट हो जाती हैं, तो इस वजह से आइस की डेंसिटी पानी से कम होती है। ये स्ट्रक्चर इस तरह से दरमियान में कुछ फ्री स्पेसेस जो हैं वो क्रिएट होती हैं, जो कि जब लिक्विड फॉर्म में होता है तब तो वो बनती और ख़त्म होती रहती हैं, लेकिन जब ये सॉलिडिफाई होता है तब फिर वो उसके अंदर प्रेजेंट रहती हैं। उसके बाद है स्टेट ऑफ मैटर एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड्स, ये सब के सब एटम, मॉलिक्यूल या आयन से मिलके बने होते हैं। इन सब के अंदर भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का ही डिफरेंस होता है। गैसेस में फासले ज़रा ज़्यादा होते हैं, डिस्टेंसेस ज़्यादा होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होती हैं। लिक्विड में पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस ज़रा कम हो जाता है, जिससे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। और सॉलिड में पार्टिकल ज़रा कम्पैक्टली अरेंज होते हैं, तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज़्यादा होती हैं। लिक्विड एंड सॉलिड्स को कंबाइनली हम कंडेंस फेस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल ज़रा करीब होते हैं एक दूसरे के। उसके बाद कंपैरिजन है दोनों का, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस का। तो इंट्रा बॉन्ड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की फोर्सेस होती हैं, इंटर इसके मुकाबले में वीक होती हैं। जो बॉन्डिंग होती है वो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स है। जो मॉलिक्यूल के दरमियान इंट्रैक्शन होता है वो आपके पास इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो मेनली इफेक्ट हो रही होती हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस से। जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो मेनली इफेक्ट हो रही होती हैं बॉन्डिंग से, यानी इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस से। उसके बाद जो है इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो हम एक ही मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर देख रहे होते हैं। इंटर में हम उनको डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ रिलेट कर रहे होते हैं। जो केमिकल रिएक्शंस पे इफेक्ट होता है वो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस का होता है, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस में बॉन्ड बनते हैं, टूटते हैं। जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर रही होती हैं। इस तरह से जो बॉन्ड्स हैं, आयोनिक कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, वो सारे जो हैं वो इंट्रा हैं। और जो डाइपोल, आयन डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, वन डेर वाल हाइड्रोजन, ये सारी जो फोर्सेस हैं ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। तो यहाँ पे बेटा आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अब आपने इसको स्टडी उन्हीं बुक से करना है, एफएससी की बुक से करें, स्कॉलर सीरीज़ है वहाँ से। इसके अलावा आप लोगों के पास अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बुक पड़ी हुई है तो उसमें भी स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर, वहाँ पे ना ये अलग से टॉपिक नहीं है, तो ये स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर ही मेनली उन्होंने ये सारे कॉन्सेप्ट्स बताए हैं थोड़े थोड़े करके, जिनको मैंने मर्ज किया यहाँ पे। तो वहाँ से आप लोगों ने इसको स्टडी करना है। टेस्ट में आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर कर दूँगी इसका। अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद अटैम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस नहीं है उसमें। थोड़ा सा आप लोगों ने उसको रिलेट करके प्रॉपर्टीज़ को एक दूसरे के साथ फिर करना है।